नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदन के पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मूल अधिकार बचा हुआ था उस पर और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे। हम लोगों ने बात की थी अनुच्छेद 20 से हमने पढ़ा था। कल हम लोग अनुच्छेद 20 पढ़ रहे थे। 20 में हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़ी थी या हमने 2 सिद्धि से संरक्षण पढ़ा था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा था 2 सिद्धि से संरक्षण, जिसके 3 क्लोज हमने पढ़े थे। 20 खंड 1, 20 खंड 2, 20 खंड 3। 20 खंड 1 में लिखा था कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी कि जो अपराध कल जो कार्य कल अपराध था, अपराध नहीं था और वो आज कानून बनाकर अपराध बना दिया जाए तो कल के लिए किए गए कार्य की सजा नहीं मिलेगी। दूसरे में 20 खंड 2 में लिखा था कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। 20 खंड 3 में लिखा था कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 की बात हो रही थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें जिसमें निजता का अधिकार है, जिसमें शादी का अधिकार है, जिसमें स्वच्छ पानी का अधिकार है, जिसमें सोने का अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार की स्वतंत्रताएं उसमें दी गई थी। बात आती है कि सर 22 में क्या था? आप कहेंगे सर 21 ए जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा था गिरफ्तारी से संरक्षण। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तार किया गया तो क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या कारण है? ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। और भैया यात्रा का समय उसमें 24 घंटे शामिल नहीं होगा। जो यात्रा का समय वो 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। अपने पसंद का वकील करने का अधिकार। 23 में लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। बेगारी, बिना पैसे की मजदूरी, जबरदस्ती मजदूरी, ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। 24 में लिखा है कि बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम आयु के हैं उन्हें उन्हें किसी जोखिम वाले कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। चलिए आगे बात आती है कि सर 25 में क्या लिखा है? अंतःकरण से धर्म की स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से धर्म को मानने की आज़ादी। देखिए आप किसी भी धर्म को माने, ये आपका अधिकार है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को माने, आपका मन है। जैसे जो सिख लोग हैं वो कृपाण धारण करते हैं, वो कड़ा पहनते हैं, कछा पहनते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती हैं। 26 में लिखा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कि जागरण है, लंगर है, जुलूस है, ऐसी कार्यों के लिए व्यवस्था करने का अधिकार 26 में दिया गया है, जिसे फ्रीडम टू रिलीजियस मैनेजमेंट या ऐसे कह सकते हैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। आगे बात होती है। आप कहेंगे सर हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। आप कहेंगे सर 27 में लिखा धार्मिक कार्य हेतु करों से छुटकारा। अगर आपने कोई पैसा दान किया है तो उस दान पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 लिखा है, अनुच्छेद 28 में लिखा है कि शैक्षणिक संस्थानों के बारे में स्वतंत्रता। जो शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल वगैरह, उनमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, जिसके तहत भारत में बहुत सारे मदरसे बंद कर दिए गए, क्योंकि वहाँ पर गणित, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट ना पढ़ाकर केवल इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। इस कारण उन्हें बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 29-30 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 29-30 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन हम लोग कल ये हमारा पढ़ रहे थे। हम ये हमने कब कब पढ़ा था? तो ये कल हमने पढ़ा था। ठीक है, कल पढ़ा था हमने इस सांस्कृतिक या इसका सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 होगा। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कहेंगे सर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, इनका संरक्षण। जैसे इन्हें इनकी भाषा को संरक्षित करने का अधिकार होगा। भाषा लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है, भाषा, लैंग्वेज, लिपि, स्क्रिप्ट और संस्कृति, कल्चर की जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी लिपि को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार अनुच्छेद 29 में मिलता है, 29 में मिलता है। बात आती है माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक कौन होंगे? भारत में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, जल्दी से बताइए। हाँ जी, पुलिस किसी के साथ गाली गलौच नहीं कर सकती, मारपीट नहीं कर सकती, खुलेआम पब्लिक में किसी को चाटा नहीं मार सकती, लेकिन फिर भी मारते हैं वो लोग। हाँ, जिनके खिलाफ केस हो जाता है तो उनकी नौकरी भी चली जाती है, सस्पेंड भी हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो आप कहेंगे सर माइनॉरिटीज भाषाई आधार पर, भाषाई आप कहेंगे सर भाषाई एवं धर्म के आधार पर। ठीक है, धार्मिक धर्म के आधार पर माना जाता है। भाषाई एवं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? तो आप कहेंगे सर भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं। भारत में कौन कौन से अल्पसंख्यक हो जाएंगे? आप मुझे बता सकते हैं क्या? भारत में 6 अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि मुस्लिम। आप कहेंगे सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? वो है मुस्लिम। कौन है? आप कहेंगे सर मुस्लिम। मुस्लिम है, सिख हैं, ठीक है, जैन है, पारसी हैं, जैन, पारसी, बौद्ध। आप कहेंगे सर बौद्ध हैं। ठीक है, जैन, पारसी, बौद्ध। और भैया आप कहेंगे सर ईसाई। कौन भैया? ईसाई। तो ये जो है ना भारत में माइनॉरिटीज हैं। भारत में माइनॉरिटीज किस आधार पर माना जाता है? भाषा और धर्म के आधार पर माइनॉरिटीज माने जाते हैं, अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जिनकी बोलने वालों की संख्या कम है। ऐसी भाषा जिनको बोलने वालों की संख्या कम है। ठीक है, उर्दू बोलने वालों की संख्या कम है भारत में, सिर्फ पंजाबी बोलने वालों की संख्या कम है भारत में। तो भैया ऐसे लोग जो भाषाई आधार पर कम है, ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पर भी कम है, तो उनको भारत में माइनॉरिटीज माना जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई 6 माइनॉरिटीज भारत में है। अब बात आती है अनुच्छेद 30 की।
अनुच्छेद 30 में लिखा है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन्हें शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, इन्हें अपने स्कूल बनाने का अधिकार है, कॉलेज बनाने का अधिकार है, उन कॉलेजों को रेगुलेट करने का, संचालित करने का अधिकार मिला हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है जो माइनॉरिटीज को अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने, उन्हें चलाने का अधिकार देता है? तो वो अनुच्छेद 30 है। कौन सा है? अनुच्छेद 30 है। चलिए अब बात आती है सर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम कहेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसमें बदलाव आते रहेंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे अंबेडकर साहब ने इन्हें क्या कहा था? संविधान की आत्मा व हृदय कहा था। अनुच्छेद 32 के अनुसार के अनुसार अनुसार सुप्रीम कोर्ट आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट्स जारी करेगा। ठीक है, रिट मतलब याचिकाएं। आप कितनी याचिकाएं लगा सकते हैं? याचिकाएं, तो 5 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट हैं? जारी करता है। अब तो आपने लिख ही लिए होंगे, 3-4 दिन हो गए पूरी पीडीएफ मिलते हुए 3-4 दिन हो गए, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही? नीरज माय डियर बताना कौन सी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, प्लीज बताएं जरा देखना। अच्छा एक बच्चा आया, 31 कहाँ गया? 31 कहाँ गया? आप पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने बताया, कल भी मैंने बताया 31 कहाँ गया। अच्छा और भी आया, एक बच्चा और आ रहा है, 31 कहाँ गया? बस यही तो समस्या है। बताओ क्या करना है पढ़ के? क्या करेंगे हम पढ़ के? मैं पिछले 3 दिन से लगातार अनुच्छेद 31 की बात कर रहा हूँ, संपत्ति की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन ही पढ़ाया था कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) F और 31 अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। किस किस बच्चे को मैंने ये नहीं बताया होगा बताओ? सबको पढ़ाया, लेकिन फिर भी 1-2 बच्चे हैं जो कह रहे हैं अनुच्छेद 31 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 31 जो है वो घूमने निकल गया, वो घूमने चला गया पहाड़ों पर। ठीक है, अब वो वापस नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है सर कि 5 रिट कौन कौन सी हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। यदि किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, मान लीजिए जैसे जितेंद्र हैं, इन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया, इन्हें इनके घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया। अगर पुलिस को लगता है कि जितेंद्र कहीं जाकर कोई ऐसा बयान देंगे जिससे सांप्रदायिक दंगा हो सकता है, जिससे झगड़ा हो सकता है, तो पुलिस इन्हें थाने में ना रोककर इन्हें इनके घर पर अरेस्ट कर सकती है, और जब अरेस्ट करेगी तो उसे हाउस अरेस्ट कहते हैं। अब जितेंद्र ना तो कोई बयान देने वाले थे, ना कुछ ऐसा करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी इन्हें गिरफ्तार किया हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के द्वारा एक याचिका दायर करवाएंगे जिसे कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हैवियस कॉर्पस। कि भैया इसका मतलब होता है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उस व्यक्ति को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए कि भाई आपने हाउस अरेस्ट कर लिया, क्यों कर लिया बताओ ना, कोर्ट में ले जाकर पेश करो, क्यों कर लिया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर बता दिया कि भैया व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। समझ रहे हैं? टू बी प्रेजेंटेड टू द पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है परमादेश। परमादेश जो कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है, हम आदेश देते हैं। ये अधीनस्थ न्यायालयों को, वरिष्ठ न्यायालयों के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, अथॉरिटीज को आदेश दिए जाते हैं कि हम आपको आदेश देते हैं। बी ऑर्डर्ड, तो आप क्या कहेंगे सर? वी गिव ऑर्डर्स। वी गिव ऑर्डर्स, हम आदेश देते हैं। परमादेश जिसे मैंडामस कहते हैं, इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। तीसरी रिट यहां पर है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। क्या करना? मना करना। आप कहेंगे इट मीन्स टू रिफ्यूज, इसका मतलब है मना करना। ठीक है, रिफ्यूज करना। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, अधीनस्थ ने, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही, देखना भी राकेश जी का। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि सर प्रोहिबिशन का मतलब है प्रतिषेध, मना करना। कि भाई आपके जुरिक्शन में जब ये काम आता ही नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं? तो अधीनस्थ न्यायालय को सीनियर कोर्ट्स के द्वारा आदेश दिया जा सकता है, किसी अधिकारी, सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जा सकता है कि आप भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो आपके जुरिक्शन में नहीं आता है तो आप क्यों कर रहे हैं, उसको मना करना। मना करना, ठीक है, क्या करना? मना करना। तो यहां पर आप लोग देख लेंगे। चलिए जल्दी से लिखिए, यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आज हम अब राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य को भी हमें पढ़ना होगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं उत्प्रेषण। आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है यहां से, लेकिन कभी कभी इनके अर्थ पूछ लेता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतः सूचित करना या मंगवा लेना। कोई ऐसा मामला जिसे जिसे सीनियर कोर्ट्स ये समझे कि भाई इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए, तो सीनियर कोर्ट्स जूनियर कोर्ट से उसके बारे में सूचना अपने पास मंगवा सकता है, या कोई केस जो जूनियर कोर्ट के पास है तो सीनियर कोर्ट उसे अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। कि भाई जैसे मान लो हाई कोर्ट का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास डायरेक्ट मंगवा भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सर अधिकार प्रेक्षा, क्यू वारंटो। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्यू वारंटो।
ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आपका प्राधिकार क्या है, व्हाट इज योर अथॉरिटी। मान लो आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का है जो सरकारी नौकरी पर लग गया, दरोगा बन गया, और आपको लगता है कि भैया तो ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, ये दरोगा कैसे बन गया, ये दरोगा कैसे बन गया। तो हुआ क्या, आपके गली मोहल्ले में कोई लड़का दरोगा बना, मान लो, ठीक है, और आपको ये लगता है कि इसने तो 12th भी इधर उधर से करी है, 12th भी इधर उधर से पैसे वैसे देकर 12th की है, तो ये दरोगा कैसे बन गया, उसे कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो आप क्या करोगे, आप चुपके से कैफे पे जाओगे और वहां पर ऑनलाइन भी आप अधिकार परीक्षा उसके नाम पर करवा सकते हो कि ये तो है ही नहीं, इसको तो ना कानून पता है ना पढ़ा लिखा है, फिर भी दरोगा है। भैया सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले लेगा, स्वतः संज्ञान ले लेगा आपकी एप्लीकेशन पर, और जो जिसके बारे में आपने भेजा उसकी जांच करवाएगा, और गलत पाया गया तो उसे जेल भेजेगा, नौकरी भी जाएगी। ठीक है, नौकरी भी डीप नहीं है बेटा, डीप नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा राजस्थान में एक दरोगा थी लड़की, उसने एप्लीकेशन लिखी थी छुट्टी की, उससे एप्लीकेशन लिखने में 10 गलती हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, तो भैया एसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया कि भैया गलत तरीके से आए हो, जो दरोगा एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहा है वो दरोगा कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लीजिए। बहुत बढ़िया। अजय कुमार बेटा बताओ जरा कौन है वो, उसका लिंक भेजो। ठीक है, चलिए यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक हमने भैया इसको लिख लिया। चलिए, तो ये हो गई चीजें। भाग 3 के अपवाद कौन कौन से हैं, भाग 3 के अपवाद क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं। जैसे अनुच्छेद 33 है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है, यहां पर आप कहेंगे सर संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित किया गया। जैसे अनुच्छेद 33 में लिखा है कि जो सशस्त्र बल हैं, जो आर्म्स फोर्सेज हैं, जो लोक व्यवस्था में लगे हुए फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के, इंटेलिजेंस आईवी के सदस्य हैं, या जो अन्य आर्मी के सदस्य हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार इसमें मिल जाता है। यानी कि मूल अधिकार अनुच्छेद 33 के तहत ऐसे क्षेत्रों में इंप्लीमेंट नहीं होते जहां पर आर्मी लॉ हो, जहां पर सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार मिले हो, जहां पर भैया मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक ऑर्डर या इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूल्स वहां पर लग रहे हो। वहां पर मूल अधिकारों को कुछ हद तक लिमिट में उनको क्या कर दिया जाता है, कुछ हद तक समेट लिया जाता है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, सारी चीजें यहां तक अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल अनिरुद्ध, बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा। मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है, आप लोग चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, पैट दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सफिशियंट है। आपको बार बार पढ़ने का मतलब ही नहीं होगा। चाहे आप दिल्ली पुलिस दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, आपको एक ही बार नोट्स बनाने हैं पॉलिटी में, बस उनका रिवीजन करते रहना है, उन्हीं का रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि उक्त बल, ब्यूरो या संगठन हेतु दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में अधिकार दिए हुए हैं। अनुच्छेद 34 में क्या लिखा है, 34 कहता है कि जब सेना विधि लागू हो, वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, जब सैन्य विधि लागू होगी तो वहां पर मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाएगा। कि भाई आप कह दो सैन्य विधि लगी हुई है, कानून लगा हुआ है, आप कहो जी मैं तो घूमने आया था, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरा अधिकार अनुच्छेद 19, तो आप क्या कह सकते हो, चल रही है सारी क्लासेस तो चल रही हैं जी, सारी क्लासेस तो चल रही हैं। ठीक है, हम बात करेंगे भैया यहाँ पर। आप कहेंगे जैसे कि आप कहोगे अनुच्छेद 19 कहता है कि मैं पूरे भारत में कहीं भी घूम सकता हूँ, लेकिन कहीं पर आर्मी लॉ लगा हुआ है, आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, क्योंकि अनुच्छेद 33 कहता है कि भैया कुछ स्थानों पर आपके मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाएगा, और अनुच्छेद 34 कहता है कि जहां सैन्य विधि लागू हो वहां भी आपको रोक दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। नहीं नहीं, अगर नोट्स पहले बना रखे तो सफिशियंट है, बस जो भी चीजें इसमें लगे कि मैं ऐड कर रहा हूँ वही ऐड करते रहना। ठीक है, चलिए। अब 35 में क्या लिखा है, 35 में लिखा हुआ है कि संसद विधि बनाने की शक्ति, इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि सर अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है, तो आप कहेंगे 35। क्या कभी मूल अधिकारों से संबंधित कानून बने हैं? बिल्कुल। कि सर अनुच्छेद 17 और 23 के उल्लंघन पर संसद को यह अधिकार है कि वह सजा की व्यवस्था कर सकती है, और यह प्रावधान किसके तहत किया जा सकता है? 35 के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? 35 के अनुसार। तो आप कहेंगे सर संसद की विधि बनाने की शक्तियों के अंतर्गत संसद से यह अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, जैसे अनुच्छेद 17 और 23, 17 दंडनीय अपराध है, 23 भी दंडनीय अपराध है, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। जैसे अनुच्छेद 35 में क्या लिखा था, अनुच्छेद 35 में क्या लिखा था, 35 में लिखा हुआ है, जैसे 17 की बात हो रही थी कि भैया 17 में अगर कोई छुआछूत करता पाया जाता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 35 के तहत पहली बार नागरिकता अस्पृश्यता संरक्षण अधिनियम 1955 बना, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया 1955, जिसमें 500 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल कर दी गई। तो ये जो कानून बना वो किसके तहत बनाया गया? वो 35 के तहत बनाया गया। ठीक है जी, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। सर आज कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है? नहीं चल रही क्या? चल रही है बेटा, देखो एक बार मैं दिखाई देता हूं आपको, तभी आप जो है मानेंगे मेरी बात। चलिए देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको। आपने ये जो है ना, ये आप जैसे गए यहाँ पर, ये आपने ऐप ओपन कर लिया। जैसे ही आपने ये ऐप ओपन किया, यहाँ पर पेड कोर्स का फोल्डर आपको दिख गया। मैं एक बार यहाँ से पास से दिखाता हूँ, ठीक है, बैक करके। जैसे आपने ऐप खोला, यहाँ पर आप गए पेड उसमें, और यहाँ पर आने के बाद आप जाते हैं
कहाँ, दीवानजी बैच, ठीक है, दीवानजी बैच। अब जैसे मान लो अभी सुबह आपकी हिंदी की क्लास हो गई होगी, हिंदी की आपकी देख लो सर्वनाम, अब यहाँ पर चला के देखो, चाहे ये 300 जैसे मन चाहे, देखिए चल रही है क्लास, तो ममता सर क्लास ले रहे हैं, चल रही है, आराम से क्लास चल रही है। और मैं अपनी भी चला के दिखा देता हूँ, वैसे आज तो मेरी ये चल रही है, और पॉलिटी की मैं चला के दिखा देता हूँ। और जैसे मूल अधिकार की क्लास थी ये, ठीक है, मूल अधिकार की क्लास है ये, तीसरी क्लास थी, देखिए चल रही है, आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी क्लासेस चल रही है, ठीक है। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया, अब बात करेंगे सर केवल भारतीयों को और विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार मिलते हैं। देखिए विदेशी को और भारतीयों को कौन कौन से, 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये वो अधिकार हैं जो भारत के लोगों को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं, भारत को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही मिलते हैं, केवल और केवल भारतीयों को ही मिलते हैं। तो ये तो आप लोग लिख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल यादव जी, आप एसआई के लिए भी ले सकते हैं। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने ये पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेंगे। आप कहेंगे सर 15, 16, 17, 18, 19 ये वो अधिकार होंगे जो केवल भारतीयों को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर हो गए, जैसे यहाँ पर हो गए, ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात आएगी सर इसमें ना तो 18 है ना 17 है, भैया वो मानव अधिकार है, वो मानव अधिकार है, वो सभी वो मानव अधिकार में काउंट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो ये सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए चाहे तो आप लोग फटाफट से लिख लीजिए, हालांकि इसकी पीडीएफ मैंने दे दी थी। चलिए ये लिख लिया आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी की, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीपीएसपी लिखते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक है, आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर्ड है। और आयरलैंड ने कहां से लिया है, आप कहेंगे सर आयरलैंड ने कहां से लिया है, चलिए बताइए, आप कहेंगे सर आयरलैंड ने ये व्यवस्था कहां से ली है, आयरलैंड ने ये कहां से लिया है, आयरलैंड ने, आप कहेंगे सर आयरलैंड ने ये व्यवस्था कहां से ली है, चलिए आयरलैंड ने यह व्यवस्था कहां से ली है, आप कहेंगे आयरलैंड ने कहां से, जल्दी से बताइए, आप कहेंगे सर आयरलैंड ने यह व्यवस्था स्पेन से ली है, कहां से, स्पेन से लिए हैं। कि सर भारत ने तो आयरलैंड से और आयरलैंड ने कहां से लिए, स्पेन से लिए हैं। कि सर डीपीएसपी भारत ने कहां से लिए, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से ले लिए, स्पेन से। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। देखिए कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा जब उसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से न्याय दिया जाए, यानी कि कल्याणकारी बनाने की बात की गई है, किसकी, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। और अनुच्छेद 38, 39 दोनों इसी बातों को वर्णित करते हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को कल्याणकारी बनाने की बात करता है, किसको, राज्य को। और राज्य यहां पर किसी यूपी को, बिहार को, महाराष्ट्र को नहीं, पूरे भारत को। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को इसलिए जोड़ा गया ताकि टू एस्टैब्लिश ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, या टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, दे डू नॉट हैव लीगल राइट, लीगल पावर। अब बात ये आती है, अब बात यहां पर ये है, मुझे बताएं कि सर डीपीएसपी अब किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं, क्यों, पहले भी नहीं कराए जाते थे, क्यों, क्योंकि इन्हें पावर ही नहीं है, लीगल पावर नहीं है। अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो क्या सजा दी जाएगी, नहीं। मैं किसी डीपीएसपी का उल्लंघन कर रहा हूं तो क्या मुझे सजा होगी, नहीं हो सकती, मुझे सजा नहीं होगी, ये वाद्य योग्य नहीं है, इन्हें वैधानिक शक्तियां ही नहीं मिली हुई हैं, इन्हें वैधानिक शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। चलिए नाब्या जी हैं, शायद ये पूछें सर होटल में लड़कियों को पुलिस पकड़ सकती है, नहीं पकड़ सकती। अगर आप 18 साल के हैं, आप वयस्क हैं, आप कहीं भी हैं, तो आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती, ठीक है, क्योंकि आपको आपका अधिकार है, आपको प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता, प्राइवेट, आप कह सकते हैं कि सर राइट टू प्राइवेसी, आपको अपनी निजता का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। लेकिन आजकल पुलिस डरा देती है ना उन लड़के लड़कियों को, क्योंकि पुलिस को पता है कि ये तो चोरी से आए होंगे घूमने, इन्हें डरा दो, पैसे ले लो, पकड़ लो पैसे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं ठाकुर जी, फ्रांस से डीपीएसपी नहीं लिया है, ना 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 ना, भारत ने इन्हें आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने इन्हें स्पेन से लिया है, केवल स्पेन से, ठीक है। फ्रांस में तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है ही नहीं, मेरे लाल, कहां से पढ़ लिया आपने। चलिए तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, अब हम बात करेंगे कुछ स्टेटमेंट के। अब जैसे पूछता है कि सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसने कहा था कि संविधान की आत्मा है, किसने कहा था कि ये वास्तविक कूड़ादान है, किसने कहा था कि ये भावनाओं का एक सच्चा कूड़ादान है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे सर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक है। भारत में डीपीएसपी कहां से प्रेरित है, आयरलैंड से, और आयरलैंड ने कहां से लिए, स्पेन से। इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को पढ़ रहे हैं।
लिख लिया आप लोग इसको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर स्टेटमेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? केटी साह ने। केटी साह ने क्या कहा है, आप क्या कहेंगे? केटी साह ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक दैट पेज एट बैंक कन्वीनियंस, कि बैंक की सुविधा के अनुसार ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अदा किए जाते हैं, सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। ये बहुत अच्छा बन जाता है। जी ऑस्टिन ने क्या कहा था? जी ऑस्टिन ने क्या कहा? जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा को लेकर बड़ा बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। देखो, प्रस्तावना संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा जी ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा? जी ऑस्टिन ने कहा। चलिए, आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन ने कहा, आप कहेंगे सर कॉल्ड द जी ऑस्टिन कॉल्ड द डीपीएसपी द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा था डीपीएसपी को? अंबेडकर साहब ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ठीक है, विशेषता कहा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डीपीएसपी कॉल्ड अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 3 स्टेटमेंट ये हो गया, अभी आगे भी कराऊंगा स्टेटमेंट। चलिए लिख लिया आप लोग। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर डीपीएसपी को किसने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है? केटी साह ने कहा। जी ऑस्टिन ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि डीपीएसपी संविधान की एक अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता है। चलिए लिख लीजिए। हाँ जी, कौशल्या बघेल, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं तो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, चलिए। अनुसूचियां नहीं कराई मैंने, अनुसूचियां नहीं कराई मैंने क्या है? करा दी अनुसूचियां। चलिए बहुत बढ़िया। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर, और 6 नंबर तो आप समझ ही रहे हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 6 नंबर, और आपके सिलेक्शन में 0.1 नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक सकता है। तो 6 नंबर की बात हो रही है, ये तो 6 नंबर की बात हो रही है। चलिए, तो आप लोग ये सारी चीज पढ़ लीजिए अच्छे से। जी ऑस्टिन, ग्रेवलिन ऑस्टिन, ठीक है, ये लिख लिए होंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ ही लिया होगा, सारी चीजें पढ़ ली होंगी। आगे बात करते हैं। चलिए लिखिए। चलिए, अमन सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान की आत्मा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि डीपीएसपी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। क्या है? अनोखी विशेषता है। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है केसी व्हीलर क्या कहता है? केसी व्हीलर ने क्या लिखा है? केसी व्हीलर कहता है कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये कहा था केसी व्हीलर ने। अ मैनिफेस्टो ऑफ गोल एंड एस्पिरेशंस, किसको कहा है? डीपीएसपी को कहा है। किसको कहा है? डीपीएसपी को कहा है। चलिए ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं कि सर एलएम सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी जोधपुर के बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं। संविधान, आप कहेंगे सर इसे क्या कहा है? आप कहेंगे सर संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा। कि सर डीपीएसपी को लेकर केसी व्हीलर ने क्या कहा? एलएम सिंधवी ने कहा कि डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है, लाइफ गिविंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा? टीटी कृष्णाचारी ने कहा कि डीपीएसपी भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है। सच्चा कूड़ादान है। ठीक है जी, क्या है? कूड़ादान है। चलिए, क्या है? डीपीएसपी सच्चा कूड़ादान है, यानी कि अ रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन। रियल डस्टबिन ऑफ इमोशन किसने कहा था ऐसा? तो टीटी कृष्णाचारी ने कहा। चलिए बहुत बढ़िया सुबह। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। संसद जब कानून बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा? टीटी कृष्णाचारी ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो भावनाओं का वास्तविक सच्चा कूड़ादान है, मतलब बेस्ड ऑफ मनी है, बेस्ड ऑफ टाइम है, बेस्ड ऑफ एवरीथिंग है। यानी कि डीपीएसपी को कुछ नहीं बताया। कहा कि जब इनका उल्लंघन होता है तो सजा भी नहीं दी जाती, तो फिर क्या फायदा संविधान में रखने का। चलिए रूबी जी धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बात करेंगे कि भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान किसे कहा गया था? तो टीटी कृष्णाचारी ने कहा था कि डीपीएसपी वास्तविक भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान है या सच्चा कूड़ादान है। एलएम सिंधवी ने कहा था कि डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। ठीक है, ये संविधान है भैया, इसको आप संविधान लिखना, इसको आप संविधान लिखना। ठीक है, क्या लिखना? संविधान। ठीक है, केसी व्हीलर ने कहा था कि डीपीएसपी लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, जबकि जबकि केसी व्हीलर ने टीटी कृष्णाचारी ने लिखा था। टीटी कृष्णाचारी ने क्या लिखा था? केसी व्हीलर ने क्या लिखा था और केटी शाह ने क्या लिखा था? तो केटी शाह कहते हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है आदित्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
भूल गए, ये लिखी तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। चलिए आगे बात करते हैं। जी ऑस्टिन ने कहा कि संविधान की आत्मा है डीपीएसपी। अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की अनोखी विशेषता है डीपीएसपी। केसी व्हीलर ने कहा था कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है डीपीएसपी। एलएम सिद्धवी ने कहा था कि संविधान के जीवनदायी प्रावधान है डीपीएसपी। और टीटी कृष्णाचारी ने कहा था कि भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान है डीपीएसपी। नोट में यहाँ पर लिखा है कि कानून बनाते समय संसद को डीपीएसपी को ध्यान में रखकर कानून बनाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर। बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। इतना तो आपने लिख ही लिया होगा। अब डीपीएसपी को भैया कितने, 3 भागों में बांटा है। डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा है, ये अपडेट कर लेना, ये मैंने पहले नहीं लिखवाया था। तो आप कहेंगे सर डीपीएसपी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। एक वर्ग क्या बना दिया? एक वर्ग बना दिया समाजवादी सिद्धांत। क्या बना दिया? समाजवादी सिद्धांत बना दिया। आप कहेंगे जी क्या बना दिया जी? आप कहेंगे समाजवादी सिद्धांत बना दिया। क्या बनाया है? आप कहेंगे सर समाजवादी सिद्धांत बना दिया। तो आप लोग बता देंगे सर समाजवादी सिद्धांत बनाया। किसको बना दिया जी? समाजवादी सिद्धांत। तो आप लोग मुझे बता देंगे सर समाजवादी सिद्धांत किसे बनाया है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर समाजवादी सिद्धांत किसे बनाया है। कौन कौन साथी बता रहे हैं? समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल शामिल कर लिए हैं? आप कहेंगे 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक है, जिसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? आप क्या कहिएगा कि सर गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? चलिए बता दीजिए भैया कौन कौन से हैं। ठीक है, उदारवादी कौन कौन से हैं? तो ये चीज़ें तो आपको लिखनी चाहिए, ये चीज़ें तो आपको लिखनी चाहिए। चलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। देखिए अब बात आती है कि सर इनको 3 वर्गों में बांट दिया डीपीएसपी को, समाजवादी सिद्धांत में, गांधीवादी सिद्धांत में और उदार बौद्धिक सिद्धांत में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कुछ आर्टिकल कॉमन भी रख दिए, जैसे 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 और 47, ये भैया समाजवादी सिद्धांत में शामिल कर दिए। जबकि 40, 43, देखिए 43 यहाँ भी था, यहाँ भी है, 43 भी, 46, 47, 47 यहाँ भी था, यहाँ भी तथा 48, इनको भैया किसमें शामिल कर दिया? इन्हें गांधीवादी सिद्धांत बना दिया। अब बात आती है सर उदारवादी, उदार बौद्धिक बौद्धिक सिद्धांत, 44, 45, 48 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 48A, 49, 50 और 51, इन 3 भागों में डीपीएसपी को बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में डीपीएसपी को बांट दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक आप लोग पहले लिख लीजिए जल्दी से, यहां तक आप लोग जल्दी जल्दी से लिखिएगा, उम्मीद है आप लोग फटाफट से लिख रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग भैया नेक्स्ट फेंको, लिख लिया? बहुत फास्ट लिख रहे हो आज तो, चलो गजब भैया, गजब भैया एकदम, बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 152, इन तीनों ही आर्टिकल में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में, 36 में और 152 में, तीनों ही आर्टिकल्स में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा बताई गई है। और राज्य यहां पर किसी स्टेट को नहीं माना गया है, राज्य यहां पर हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को माना गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर अनुच्छेद 37 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद्य योग्य नहीं है। डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी कोर्ट, दिस इज नॉट डिबेटेबल। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में। 36 में क्या, ओहो ये मैंने 13 लिख दिया, ये 36 होगा। बोल तो मैं 36 ही रहा हूं, लिख 13 दिया। 12, 36 और 152 में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसे 36 कर लीजिए, हालांकि मैंने 36 ही बोला था ना, 13 बस लिख दिया था। हाँ बिल्कुल, देख कितने समझदार बच्चे कह रहे सर वो 13 गलत लिख दिया, 36 लिख दो। धन्यवाद मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, भाइयों बहनों, है ना, मोदी जी ने जो किया कहा था वो कर दिखाया, ले लिया बदला। अच्छा अभी भी फायरिंग चल रही है, अभी भी फायरिंग चल रही है, शायद गुजरांवाला पे आज फायरिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में नुकसान नहीं हुआ है, हुआ है। हमारे सिविलियंस शहीद हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके हैं, बॉर्डर के आसपास के इलाके, वहाँ पर पाकिस्तान दिखावे के लिए गोलियां चला रहा है, जिसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हुए हैं और लगभग 15 सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। चलिए बात आती है कि सर अनुच्छेद 38(1) में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कल्याण, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। इसका मतलब है राज्य को कल्याणकारी बनाना, राज्य को कल्याणकारी बनाना, कल्याणकारी बनाना, बनाना। ठीक है जी, कल्याणकारी बनाना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग फटाफट से लिखते चलिए। चलिए ये सारी चीजें आज लिखिए, इतना ही पढ़ते हैं आज, इससे आगे कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया।
ठीक है? तो यहाँ तक आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यकीन रखना कि ये मेहनत आपको ज़रूर सफलता दिलाएगी, ज़रूर सफलता दिलाएगी। ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ लें, ठीक है? फिर मिलेंगे आप लोगों से इसी समय। हालाँकि 4 बजे मैं आरडब्ल्यू स्टेट एग्ज़ाम पर जीएस का प्रैक्टिस सेट भी लगवाता हूँ, तो आप प्रैक्टिस सेट में भी मेरे साथ जुड़ जाएँ, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सारे क्वेश्चन शामिल रहते हैं, ठीक है? उसको आप पढ़ सकते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।